Hello students, here we are again with our new topic from the chapter Forest and Wildlife Resources. हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था फ्लोरा एंड फोना के बारे में जाना था और इस चैप्टर की कुछ बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड किया था। फॉर एग्जांपल जैसे इकोलॉजिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की तरफ। जैसे बायोलॉजिकल मैंने आपको बताया था, बायो का मतलब होता है लिविंग और जेनेटिक का मतलब होता है डाइवर्सिटी। तो जो लोग जितने भी लिविंग चीज है उनमें जो डाइवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल जैसे आप सामने फोटो में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर एक राइनो और नीचे एक डियर है। तो दोनों लिविंग्स हैं बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। ये हमारी क्या है बेटा, बायोडाइवर्सिटी बोली जाएगी। तो ऐसे इकोलॉजिकल सिस्टम वो होता है जिसमें लिविंग प्लस नॉन लिविंग, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। लिविंग भी आते हैं और नॉन लिविंग भी आते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। और इस इकोलॉजिकल सिस्टम को हम सारे के सारे मेंटेन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान ली किसी जैसे ग्रास के ऊपर डिपेंड कौन करता है, ग्रास के ऊपर डिपेंड करता है हिरन। और हिरन के ऊपर डिपेंड कौन करता है, कोई कार्निवोरस रहता है जो डिपेंड करता है हिरन के ऊपर। ऐसे ही सारे हम भी इस सारे के सारे डाइवर्स सिस्टम में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और इस इकोलॉजिकल सिस्टम का हम एक छोटा सा पार्ट होते हैं बस। चलिए आगे देखते हैं। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, उनको बचाना है। लेकिन बेटा किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले उसके बारे में सब कुछ पता होना बहुत आवश्यक है। जैसे कंजर्वेशन यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ था, लेकिन उससे पहले उसके इम्पैक्ट को भी पता करना पड़ेगा कि फॉरेस्ट के अगर खत्म होने से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमें उसको कंजर्व करने की क्यों आवश्यकता है। ये भी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। तो इसी को लेते हुए लास्ट क्लास में हमने फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि कुछ फॉरेस्ट होते हैं जिनकी हमें जो जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। तो आइए आज देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है किसी भी फॉरेस्ट में जब भी कोई फायर वगैरह आ जाती है उससे भी फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस फायर को भी बचाने के लिए, फायर से बचने के लिए हमें सुटेबल मेथड को अपनाना चाहिए। क्योंकि ये जो फायर है ये आपकी पिछले साल आपने यदि ध्यान दिया हो तो कैलिफोर्निया में कैसी आग लगी थी जिसने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ को और एज वेल एज पेड़ों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। तो इस तरीके से हम आज देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लॉस किसके ऊपर, उन कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले कल्चरल डाइवर्सिटी को समझते हैं। जो हमारा कल्चर चला आ रहा है बेटा, जैसे हम कोई तमिलनाडु से है तो ये वहां पे उसका कल्चर है, हम हरियाणा से हमारा अलग कल्चर है, कोई जम्मू से उसका अलग कल्चर है, कोई पंजाब से उसका अलग कल्चर है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और ये कल्चर हमें हमारे कपड़ों में एज वेल एज हमारे खाने में, हमारे रहन सहन में, हमारी प्रथाओं में सब जगह दिखाई देता है। ऐसी ही बेटा जिस तरीके से कम्युनिटी हमारी है जो प्लेन्स वगैरह में रहती है, साउथ में रहती है, ऐसी कम्युनिटीज जो है वो फॉरेस्ट में भी तो रहती हैं। जहाँ पे फॉरेस्ट उनका घर होता है, उनका जीवन होता है, इनके ऊपर भी हम इम्पैक्ट डालता है बेटा कौन, यहाँ पे जो फॉरेस्ट का हम यहाँ पे जो फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं ये भी उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ अगर फॉरेस्ट हम नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है बेटा, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर पड़ता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू, इट जस्ट नॉट ए बायोलॉजिकल इशू। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। देखो बायोलॉजिकल लॉस तो हमें हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम स्ट्रॉन्गली को रिलेटेड करते हैं जिससे हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी है। जो अलग अलग प्रकार के लोग हमारे हम फॉरेस्ट में रहते हैं उनका भी लॉस हम कर रहे हैं, उनकी डाइवर्सिटी का भी हम लॉस कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइब्स ऐसी होती हैं जो आपको अलग अलग फॉरेस्ट में मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भील ट्राइब की मैं बात करूं, गोंड ट्राइब की मैं बात करूं, ये इनका हमसे लेना देना नहीं होता, ये हमारे बाहरी जो वर्ल्ड है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये टोटली डिपेंडेंट करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। अगर देखें जैसे ये आपको किसी भी एक पिक्चर दिखाई गई है किसी ट्राइब की है जिसका सारा कल्चर कहाँ से, टोटली फॉरेस्ट से रिलेटेड है, उनका आपके बाहरी जीवन से कोई भी लेना देना नहीं होता। सच लॉसेज हैव रिड्यूस द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज, ऐसे लॉसेज ने फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज हैं उस लॉस को क्या कर दिया बेटा, वो रिड्यूस हो गई हैं। क्योंकि जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो ऐसी कल्चरल डिपेंडेंट कम्युनिटीज भी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ये लॉस भी हमारे सामने आया है because they are directly depend on various component of forest, various जो component of forest से लेते हैं, and wildlife for food
bring medicines, culture and spirituality. Spirituality means पेड़ों को वो पूजते भी हैं, पेड़ों में उनका भगवान भी होता है, तो ये उनका स्पिरिचुअलिटी, उनकी मान्यताएं भी हैं। ये अंधविश्वास नहीं, उनकी मान्यता है कि पेड़ों की वो पूजा भी करते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के ट्रीज होते हैं, उनकी भी वो पूजा करते हैं। तो जो उनको फूड चाहिए वो भी उनको वाइल्ड लाइफ से मिलता है। जो ड्रिंक करनी है उन्हें ड्रिंक भी वहीं से, पानी भी वहीं से मिलता है। मेडिसिन के लिए भी वो पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और कल्चर जो है उनका फॉरेस्ट में ही निवास करता है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स पाज पूजा पाठ वगैरह वगैरह सब वो किससे रिलेटेड होता है बेटा, वो फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो इम्पैक्ट हमारा बायोलॉजिकल लॉस का कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर पड़ा है, वही इस बायोलॉजिकल लॉस ने हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको कम कर दिया है, उसके ऊपर डायरेक्टली इसका इफेक्ट पड़ा है। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया में अगर हम पढ़ें तो कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन। यहाँ पे देखिए वर्ड ध्यान से पढ़िए बेटा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है रैपिड डिक्लाइन। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है। रैपिड डिक्लाइन किसका हो रहा है, वाइल्ड लाइफ का। अब देखिए जो हमारी रैपिड डिक्लाइन ने बोला, सबसे पहले अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं, इस फॉरेस्ट के ऊपर जो आपकी कल्चर है, जो कल्चर से चली आ रही है वेरियस ट्राइब का, और इस फॉरेस्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ का। अब इस वाइल्ड लाइफ का भी अगर मैं बात करूं, इसका भी डायरेक्ट रिलेटेड किससे है, फॉरेस्ट से है। और ट्राइब का भी किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट से। तो इसीलिए फॉरेस्ट को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर फॉरेस्ट लॉस होगा, अगर फॉरेस्ट का कोई लॉस होगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ पे भी पड़ेगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ेगा। दैट्स वाई फॉरेस्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनका कंजर्वेशन करना हमें ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम कंजर्वेशन फॉरेस्ट का करेंगे तो हम वाइल्ड लाइफ के जो कंजर्वेशन होगा उसको 50% तो वैसे ही अचीव कर लेंगे, क्योंकि उनका जो विलुप्त और एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उसका वन ऑफ द मेन रीजन एक क्या है, 50% रीजन क्या है, फॉरेस्ट का विलुप्त होना। उनके घर को जो आप घर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं बेटा, उसके कारण वो सारी चीजें आपके सामने आ रही है। अब आगे चलते हैं, देखिए एक मिनट रुकिए बेटा। हाँ, कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन जो हो रहा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में और फॉरेस्ट्री में हैज बिकम एसेंशियल। ये क्या हो गया बेटा, ये एसेंशियल हो गया ये कंजर्वेशन, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हमारी पॉपुलेशन भी इसके कारण क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। किसको कंजर्व करता है बेटा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। अब देखो इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स क्या होता है बेटा, लिविंग। अगर इसके बारे में लिविंग के बारे में बात हम करें तो इसमें आपकी वाइल्ड लाइफ आ जाती है, ह्यूमंस आ जाते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, माउंटेन्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम। ये मैंने आपको दोबारा फिर रिवाइज करवा दिया बेटा, इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है। लेकिन अगर मैं बायोलॉजिकल की बात करूं तो बायोलॉजिकल में बायो का मतलब होता है ओनली क्या, लिविंग, और लॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा, डाइवर्सिटी। तो इसमें सिर्फ लिविंग आती है चीजें, क्या आती है, सिर्फ लिविंग चीजें आती है। जैसे यहाँ पे एनिमल्स हो गई, एनिमल के साथ साथ क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस के साथ साथ क्या हो गया बेटा, प्लांट्स हो गए। इसको हम बायोलॉजिकल हो गए। तो कंजर्वेशन अगर हम करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे किसका कंजर्व कर रहे हैं हम अपने वाइल्ड लाइफ का भी कंजर्वेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपने फॉरेस्ट का भी कंजर्वेशन कर रहे हैं। लेकिन इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, इकोलॉजिकल सिस्टम। ये समझिए आप, जो मेन चीज समझने की है कि अगर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट वगैरह का कंजर्वेशन होगा तो उससे इकोलॉजिकल सिस्टम समझेगा, सुधरेगा। इकोलॉजिकल में सिर्फ क्या चीज ऐड हो रही है, यहाँ पे सिर्फ नॉन लिविंग ऐड हो रही है। क्या ऐड हो रही है बेटा, नॉन लिविंग। तो इसका मतलब एयर की क्वालिटी, एक मिनट रुकिए,
तो कहने का मतलब अगर बायोलॉजिकल है हमारा, अगर बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा है, अगर उसमें कुछ सुधार होगा तो उससे इकोलॉजिकल सिस्टम सुधरेगा। इकोलॉजिकल सिस्टम अगर सुधरेगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट थे, लिविंग। लिविंग ने हमने किसको कंजर्व किया, फॉरेस्ट को कंजर्व किया और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया। तो इसके साथ ही अब हमारी क्या सुधर गई बेटा, क्वालिटी ऑफ एयर सुधर गई, क्वालिटी ऑफ वाटर सुधर गया। तो इससे हमारा क्या सुधरेगा, हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम। ये मेन रीजन होता है हमारी और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। तो सीधा सीधा बायोलॉजिकल सिस्टम का किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये चीज हमारी ध्यान करने की है कि हमें बायोलॉजिकल सिस्टम को सुधारना और जिससे हमारा कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल सिस्टम का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आगे, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये वही बात है कि कंजर्व जो हम कर रहे हैं किसका, प्रिजर्व करेगा बेटा किसको, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने कंजर्वेशन किया तो वाटर, एयर एंड सोयल ये सुधरेंगे, इनकी क्वालिटी सुधरेगी। तो ये क्या है, लिविंग नहीं, क्या है ये, नॉन लिविंग है। इन चीजों की क्वालिटी सुधरेगी और ये कब सुधरेगी, जब हम किस चीज को सुधारेंगे बेटा, हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सुधारेंगे। तो इसीलिए इसका कंजर्वेशन करेंगे हम, तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इस कनेक्शन को समझिए। तो दैट्स वाई आप सीधे एयर की क्वालिटी को नहीं सुधार सकते, आप सीधे वाटर की क्वालिटी को नहीं सुधार सकते, आप सोइल को बिल्कुल अच्छा एकदम नहीं बता सकते। आप अपने बायोलॉजिकल डाइवर्स सिस्टम को सुधार लीजिए। ये चीजें, इनकी क्वालिटी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर करती है बेटा, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए आगे देखते हैं अब। इट प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, किसको प्रिजर्व करता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को, और प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ, किसके लिए, बेटर ग्रोथ के लिए और स्पीसीज एंड ब्रीडिंग के लिए। प्रिजर्व जो करता है ये जेनेटिक ग्रोथ को करता है बेटा, प्लांट एंड एनिमल्स। यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी सर्व एज ए वे ऑफ पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब मान लीजिए कोई भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसको जो अडेप्ट करती है उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं बेटा। तो अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो इससे हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग के लिए, तो इसके प्रिजर्व करने से वो भी सुधरेगी। देखो अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। अब देखो एक चीज आपको समझने की आवश्यकता यहाँ पे है, जो एक्सटिंक्शन है वो क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, एक बैक्टीरिया है, सिंपल एग्जांपल एक उदाहरण बेटा, एक बैक्टीरिया है जो कि वो अपना 10 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को, एग्जांपल के तौर पर बेटा, कभी आप इसको वैसे सोच लो, एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जैसा कि जेनेटिक्स में बताया गया है कि जेनेटिक में हमेशा क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। क्या आते हैं बेटा, वेरिएशन आते हैं। तो यहाँ से दो बैक्टीरिया नए आए बेटा, एक बैक्टीरिया हो रहा है। अब ये दो बैक्टीरिया है ना, ये बिल्कुल सेम है, ये 10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते और सिर्फ एक ही इनके बीच में वेरिएशन वाला आया है जो 10 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को वेरिएट करके उनको डिपेंड कर सकता है। तो इस तरीके से इस बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है उसका वो डिपेंड करेगी इसके, ताकि इसकी फ्यूचर जनरेशन क्या कर सके, कंटिन्यूअस कर सके हमारे सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी सर्व एज ए वे फॉर पॉपुलेशन जो होती है, जो अडेप्ट कर जाती है चेंजिंग इन एनवायरनमेंट। यहाँ पे मैंने चेंज इन एनवायरनमेंट क्या लिया है, सिर्फ ओनली किसका एग्जांपल लिया है, टेम्परेचर का लिया है। लेकिन टेम्परेचर के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें और होती है ना एनवायरनमेंट में जो चेंज होती हैं, तो उनको अडेप्ट करवाना बहुत ही आवश्यक है। और ये तभी हो सकता है, इन चीजों को ये अडेप्ट तभी कर सकते हैं जब हम हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, हम अपने जो कंजर्वेशन करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो सारी चीजें जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और दूसरी चीजें जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है वो भी बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, और मैंने आपको समझा दिया जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, ये सर्व करती है, वेव पॉपुलेशन होता है जो अडेप्ट करती है चेंजिंग एनवायरनमेंट को, उसको बचाना। प्लांट्स की भी है वो, और वो किसके हैं बेटा, एनिमल से, वो प्लांट से भी रिलेटेड है और वो एनिमल से भी रिलेटेड है। फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग के लिए हमें इसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। इसलिए तभी वो प्रिजर्व किया जा सकता है जब हम अपने फॉरेस्ट को क्या कर लेंगे बेटा, कंजर्व कर लेंगे। आगे चल के देखते हैं।
इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लॉस ऑन वुमेन, इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल लॉस ऑन वुमेन के ऊपर देखा बेटा हमने। अब देखो बायोलॉजिकल लॉस जो हो रहा है उसका वुमेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देखिए। इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है, मतलब इसको मतलब जैसे मान ली कोई पॉजिटिव चीज होती है ना, जैसे कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज को बेटा बहुत हार्ड हो रहा है उनके लिए, जो ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की स्ट्रेटेजीज हो रही है इनको अडेप्ट करना बेटा। अब देखो इंपेरेटिव कब हो जाएगा, टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज है वो उनके लिए इंपेरेटिव है, वो उनके लिए लाभदायक है, इनसे उनका बहुत ज्यादा जो चीज को वो सफर कर रही है बेटा उस चीज से उनको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है वुमेन्स वगैरह के ऊपर। देखिए विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। हम अगर बात करें गरीबों में, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे रिच व्यक्तियों की बात नहीं हुई है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे पुअर की बात हो रही है। और पुअर का मतलब यहाँ पे पैसे से मत लेना प्लीज, आप थोड़ा सा नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। यहाँ पे पुअर किससे लेना है, जिनके पास क्या है बेटा रिसोर्सेज कम है, उस तरीके से पुअर को लेना है। वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन कैसे, जैसे ही इन मैनी सोसाइटीज मूव एंड बियर, बियर का मतलब सहन करना, सहन करने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, सारी की सारी बियर उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल की, फ्यूल को कलेक्ट करना और फोडर को कलेक्ट करना और वाटर को कलेक्ट करना और अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड। और सब्सिस्टेंस नीड क्या होती हैं, जो बेसिक होती हैं किसके लिए, लीव करने के लिए, लाइवलीहुड जो होता है ना बेटा उसके लिए जो बेसिक चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, सब्सिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो जो फ्यूल है, यहाँ पे फ्यूल किसके रूप में बेटा, यहाँ पे फ्यूल है वुड के रूप में, लकड़ियां उनको लेके आनी है। फोडर क्या है, फोडर यहाँ पे चारा है एनिमल्स का, वो भी उनको लेके आना है। और वाटर है जो कि रिवर वगैरह से या किसी भी स्ट्रीम से उनको मिलता है, वो भी उनको लेके आना है। तो अब ये तीनों चीजों का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है बेटा, वुमेन के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे रिसोर्सेज कम है, ध्यान रखना रिसोर्सेज पुअर है। यहाँ पे अगर तुम बोलोगे नहीं सर हम उनके पास तो चूल्हा भी तो हो सकता है, लेकिन फिर वो पुअर नहीं हुए ना बेटा, क्योंकि उनके पास अगर गैस चूल्हा है या उनके पास कोई गाड़ी है या उनके घर में कोई हैंडपंप लगा है पानी के लिए, या उसके अलावा चारे के लिए उनके अलग से खेत है जहाँ पे वो खेती करते हैं, तो वो पुअर नहीं है, वो उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे उस सोसाइटी की बात हो रही है जो पुअर है और उनको बेसिक सब्सिस्टेंस नीड के लिए भी फॉरेस्ट वगैरह के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो वहां पे ज्यादातर जो इफेक्ट पड़ता है वो किनके ऊपर पड़ता है, वुमेन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती सभी चीजों की, चाहे वो वाटर है, चाहे वो आपका फोडर है, चाहे वो आपकी वुड है, वो जो कि फ्यूल के लिए इस्तेमाल करती है, ये सब चीजों के लिए उनको उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। एग्जाम्पल एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड, अब ये रिसोर्स क्या हो रहे हैं, डिप्लेट हो रहे हैं। द डर्जरी ऑफ द वुमेन इंक्रीज, देखो डर्जरी जो यहाँ पे आया है वर्ड, डर्जरी को बोलते हैं बेटा, इसका मतलब होता है, डर्जरी का मतलब होता है, इसका मैं मीनिंग लिख देता हूँ बेटा, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं जो हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क जो होता है उसको डर्जरी बोलते हैं। हार्ड वर्क ऑफ वुमेन इंक्रीज, ये इंक्रीज हो गया है। एंड समटाइम दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर, मोर देन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से ज्यादा जाना पड़ता है बेटा। एंड कलेक्ट दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, जो कि रिसोर्सेज क्या है आपका, फ्यूल है या आपका क्या है वाटर है, या फिर क्या है आपका फोडर है, या फिर अदर रिसोर्सेज है। अदर रिसोर्सेज में क्या, मेडिसिन वगैरह आ जाएंगे जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो जाती हैं, या फिर कोई फल वगैरह आ जाएगा, या कोई प्लांट्स का कोई वेस्ट है जैसे गम्स वगैरह आ गई, या फिर रबड़ वगैरह आ गई, ये बेटा सब वहीं से कलेक्ट करती हैं। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं बेटा, ये हमेशा पेड़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो उन्हें कम से कम 10 किलोमीटर तक जाना है, तो बात सीधी सी है तो उनका क्या इंक्रीज हो रहा है, उनका हार्ड वर्क इंक्रीज हो रहा है। तो ये इफेक्ट पड़ता है बेटा किनके ऊपर, वुमेन्स के ऊपर, किसका, जब हमारे फॉरेस्ट वगैरह नहीं होते ना, इन चीजों का इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। अब आगे देखिए, देखिए वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट। अब कुछ वे हैं जिनके द्वारा, अब हमने देख लिया इनके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं फॉरेस्ट के ऊपर, किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। तो अब सीधा सा देखना भी, अब हमें हमारे कब फॉरेस्ट को क्या करना है बेटा, कंजर्व करना है। तो इसको कंजर्व करने के लिए क्या वेज हो सकती हैं, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, उन रास्तों के बारे में हम बताएंगे। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवेंट का मतलब है बेटा आना, मतलब कम, मतलब स्टार्ट होना है, कम के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने बोल सकते हो, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, सेवरल ट्रीज हैव बीन कट एट एन अलार्मिंग रेट। अलार्मिंग रेट का मतलब चेतावनी बेटा, इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, मोर देन सेफ लेवल,
जो सेफ लेवल था उससे ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया फॉर रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल एंड द वेरियस अदर पर्पसेज के लिए। द फेलिंग ऑफ ट्री कैन बी रेगुलेटेड बाय सेलेक्टिव कटिंग होती रही, क्लियर कटिंग होती रही एंड शेल्टर वुड कटिंग होती रही है। बेटा ये कटिंग हो रही है, कहने का मतलब एट लास्ट में पेड़ों को काटा जा रहा है। अब वो किसी भी तरीके से भी रेगुलेट की जा रही है। सेलेक्टिव भाई, सेलेक्टिव का मतलब कुछ पेड़ है जो बिल्कुल सेलेक्ट करके काटेगी, या फिर क्लियर कटिंग का मतलब है बिल्कुल सारे के सारे काट दिए, या फिर शेल्टर वुड कटिंग है, किसी स्पेशल नीड के लिए उनकी कटिंग हो रही है। तो ये क्या है बेटा, कंजर फोर्स के साथ ये सारी चीजें हैं बेटा, इन चीजों को रोकना पड़ेगा तभी हमारे फॉरेस्ट क्या हो सकते हैं, कंजर हो सकते हैं। फॉरेस्ट फायर आर वन ऑफ द मेन कॉमन कॉज ऑफ द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। तो हमें दूसरा किसको रोकना पड़ेगा बेटा, फॉरेस्ट फायर को। ये भी हमारा दूसरा है। देखो सबसे पहला जो हमारा आया है वो आया है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए कि हमें अलार्मिंग रेट तक वुड्स को कम करना पड़े। और दूसरा बेटा इसकी फायर होती है, क्या होती है, फायर होती है इन द कहाँ पे, फॉरेस्ट वगैरह में। कहाँ पे, फॉरेस्ट वगैरह में फायर है, ये भी उनका एक मेन रीजन है। समटाइम द फॉरेस्ट लैंड इज सेट ऑन फायर टू मेक द लैंड अवेलेबल। अब देखो फॉरेस्ट फायर भी दो तरीके की होती है, एक होती है बाय मैन जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, और एक होती है बेटा नेचुरल, जो कि मैंने कल पढ़ाया था लास्ट क्लास में, जो कि फ्रिक्शन के कारण, जब भी क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन बिटवीन द टू ट्रीज ब्रांचेस, उनके बीच में क्या हो जाता है बेटा, फ्रिक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, आपकी फॉरेस्ट में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। समटाइम्स द फॉरेस्ट लैंड इज सेट ऑन फायर टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर कमर्शियल पर्पज। देखो एक और मेन रीजन आ रहा है जिसके कारण पेड़ों पे जा रहा है, कमर्शियल पर्पजेज के लिए पेड़ों में आग लगा दी जाती है और रास्ते को साफ कर दिया जाता है। वंस क्लियर्ड देयर कैन बी नो वेजिटेशन, वहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती। नेचुरल फॉरेस्ट फायर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूज फॉरेस्ट कवर। लेटेस्ट फायर फाइटिंग टेक्निक्स शुड बी अडप्टेड, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी बात क्या है बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, लेटेस्ट फायर टेक्निक्स, लेटेस्ट फायर फाइटिंग टेक्निक्स जो होनी चाहिए हमारी, उससे हमारा क्या होगा बेटा, उसके साथ हम इसको अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाएंगे। आवर फॉरेस्ट फायर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम है, इट हेल्प रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। लेकिन ये देखो ये भी फॉरेस्ट फायर जो होती है बेटा सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। क्या करती है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। लेकिन जब ये, इसका भी लेवल क्या होना चाहिए बेटा, लेवल अंडर द वैल्यू होना चाहिए। जब इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर सिर्फ सोइल की फर्टिलिटी की तरफ नहीं देखना, फिर हमें ये भी देखना है कि पेड़ ज्यादा लॉस हो गए, ज्यादा कट मतलब ज्यादा जल गए, तो वो भी हमारे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग रेट पर हो जाता है। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, मोर ट्रीज को, ये तो एक सबसे मेन सब मुझे लगता है, मेरे हिसाब से बेटा अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। ट्रीज शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द geographical condition of particular region and proper care should be taken during the growth of the trees। अगर उसकी ग्रोथ में हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर उसको देखना चाहिए जब भी उसकी ग्रोथ हो रही है। ऐसा नहीं एक बार लगा दिया और उसके बाद छोड़ दिया, तो उसकी ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट हमने जो पढ़ा था लास्ट देख लिए, प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज नेसेसरी। इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए फॉरेस्ट के प्रोडक्ट वगैरह का, नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए आवश्यक है बेटा। तो ये कुछ हमारे रास्ते थे, कुछ इंपॉर्टेंट वेज थी जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि हमारे फॉरेस्ट हैं जो कंजर्व हो सकते हैं। सबसे पहले क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में था। सेकंड में क्या था, फॉरेस्ट फायर के बारे में बात था। तो फॉरेस्ट फायर है वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो इन फॉरेस्ट फायर के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए। सेकंड था मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। अब ज्यादा ट्रीज हमें प्लांट करने चाहिए फॉरेस्ट कवर के लिए और उनका ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज के टाइम पर। और लास्ट क्या था बेटा, प्रिवेंशन करना चाहिए। और ये प्रिवेंशन कब करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन पॉवर्टी का, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। और मैंने आपको बताया फॉरेस्ट कवर को अगर आपने कंजर्व किया तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। क्योंकि अगर किसी चीज को बचाना तो पहले उसके घर को बचाना पड़ेगा। अगर उनके पास होम ही नहीं होगा, वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे, तो उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा। अब आते की पॉइंट्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट में। की पॉइंट्स क्या क्या बेटा, deforest also referred to as degradation or loss of forest need to be controlled or helpfully stopped बेटा। डिफोरेस्टेशन है बेटा, उनको क्या करना चाहिए हमें बेटा,
स्टॉप करना चाहिए, इससे डिग्रेडेशन होता है और लॉस ऑफ फॉरेस्ट होता है। तो देखो सबसे पहला जो आया है डिफोरेस्टेशन, ये हमारा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिफोरेस्टेशन। ये बार बार वही चीजें आ रही हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, क्या नहीं होना चाहिए, डिफोरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ लॉस होता है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट होता है। नीड टू बी इसको कंट्रोल करना चाहिए और होपफुली स्टॉप्ड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, स्टॉप्ड कर देना चाहिए। और इसके लिए आगे लिखा होपफुली, क्योंकि होपफुली क्यों लिखा है, क्योंकि इसके लिए होप है और हमें पता है कि हमारी जो ग्रीड है ना, जो हमारा लालच है, किसके प्रति, इस मेटेरियलिज्म के प्रति हमारा जो लालच है, हम उसके प्रति कभी भी हम कोई हमारी गारंटी नहीं ले सकता। बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट ग्रीडी पर्सन इन द लाइफ, मोस्ट ग्रीडी पर्सन इन द अर्थ। सबसे ज्यादा ग्रीडी कौन है, हम ही हैं, जिसने सबसे ज्यादा यूज किया अर्थ का, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी अर्थ के ऊपर। तो इसलिए होपफुली का इस्तेमाल किया गया वर्ड का यहाँ पे, कि डिफोरेस्टेशन को पहले तो कंट्रोल करो, वही अच्छा है, वही बहुत है, लेकिन अगर कर सकते हो तो उसको डायरेक्टली स्टॉप करो। नेक्स्ट आता है फ्यूल वुड एंड टिम्बर शुड बी यूज्ड वाइजली नॉट वेस्टेड। अब फ्यूल वुड का भी जो आपको, चलो ठीक है, फ्यूल वुड लेके आते हैं, उसका भी यूज कैसे करना चाहिए, वाइजली, और नॉट वेस्टेड, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट फायर नीड टू बी मॉनिटर एंड डैमेज कंट्रोल मेजर्स। बेटा तो क्या करना चाहिए, मॉनिटर। सबसे पहले तो फॉरेस्ट फायर को मॉनिटर करना है। अब हम ध्यान ही नहीं देंगे तो वो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। एंड डैमेज कंट्रोल मेजर नीड टू बी टेकिंग एट द राइट टाइम। और जो कंट्रोल है, जो मेजर को कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग डिसीजन है, टेकन कब लेने चाहिए बेटा, बिल्कुल राइट टाइम पे होने चाहिए। एवरी ईयर लैक्स ऑफ ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर। से लाखों ट्री हमारे बर्बाद हो जाते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में सा वन ऑफ द डेडलीस्ट वाइल्ड लाइफ एवर इन द वाइल्ड फायर्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कैलिफोर्निया कोजलिंग सेवरल डैमेज हुआ था वहां पे, प्रॉपर्टी को भी और लाइफ को भी। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे कहा, पेड़ पौधों को, वहां पे बहुत ज्यादा भीषण आग लगी थी बेटा, जिससे हमारे फॉरेस्ट भी जल के राख हो गए थे, और उनके साथ हमारी वाइल्ड लाइफ भी क्या हो गई थी बेटा, जलकर राख हो गई थी। लाइफ को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ये भी एक मेन रीजन है कि फॉरेस्ट फायर उनको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, और उनको जो डैमेज कंट्रोल है बेटा, उनको क्या करना चाहिए, बिल्कुल राइट टाइम पर हमें डिसीजन लेने चाहिए। नेक्स्ट आता है मेजर्स एंड इंटरेस्ट नीड टू बी चैनल्ड। मेजर्स एंड इंटरेस्ट नीड टू बी चैनल टुवर्ड रीग्रोइंग ट्रीज। तो हमें क्या बोला, जो हमारे मेजर्स और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमारा किस तरफ होना चाहिए, रीग्रोइंग ट्रीज एंड इंक्रीजिंग द लैंड कवर फॉर फॉरेस्ट। तो हमें लैंड कवर को क्या करना चाहिए बेटा, इंक्रीज करना चाहिए। जो किसके अंडर आती है, फॉरेस्ट के अंडर आती है, उसको क्या करना चाहिए, हमें इंक्रीज करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एंड अफॉरेस्टेशन नीड टू बी प्रॉम्प्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सारे वर्ल्ड में अगर ये होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए भी, और हमारे अगर इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, इसको अप्लाई कर देंगे, तो इससे जो मेन रीजन, मेन दिक्कत है ना हमारी, जो सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है बेटा, और ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है, ठीक है, और या फिर अदर जो चीजें इनके साथ छेड़छाड़ करने से, फाइल्ड है, फ्लड है, और जैसे ड्राफ्ट वगैरह जो इनके साथ छेड़छाड़ करने से आ रही है बेटा, ये चीजें भी हमारी क्या हो जाएंगी, कंट्रोल हो जाएंगी, अगर हम किसका सहारा लेंगे बेटा, डिफोरेस्टेशन का और अफोरेस्टेशन का सहारा लेंगे। प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट बॉडीज बनानी चाहिए, नीड टू एनफोर्स टू मॉनिटर वाइल्ड लाइफ एक्शंस। जो मॉनिटर करें किसको, वाइल्ड लाइफ के एक्शंस को, क्यों कैसा कर रहे हैं, क्या ठीक है या ठीक नहीं है, और अपडेट ऑन द लेटेस्ट, और लेटेस्ट में उनको क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। एंटर केयर एंड हैबिटेशन नीड टू बी प्रोवाइडेड। केयर भी और हैबिटेशन भी। हैबिटेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी जानवर अपने आप को एडजस्ट कर ले, बस इतना सा समझिए छोटे से वर्ड में, एडजस्ट कर ले, कोई भी एनिमल अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर लेता है, वो उसका हैबिटेट हो जाता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मान ली कोई सर्दी में रहता है, तो उसके लिए विंटर क्या है, उसका हैबिटेट है बेटा, उसका रहने का। या कोई समर में है, जैसे ऊंट है बेटा, वो ज्यादा सर्दी में नहीं रह सकता, उसका क्या है बेटा, समर है। तो हैबिटेट होते हैं जहाँ पे एक अलग अलग जो, यहाँ पे अलग अलग जो एनिमल्स या प्लांट्स अपने आप को क्या कर लेते हैं बेटा, वहां पे मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। तो नीड टू बी एफर्ट्स टू बी टेकन टू सेव देम फ्रॉम बिकम एक्सटिंक्ट। और उन्हें बचाना चाहिए किससे बेटा, एक्सटिंक्ट स्पीसीज के लिए, उनके लिए क्या करना चाहिए बेटा, एफर्ट्स नीड टू बी टेकन टू सेव देम फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। और उन्हें है एक्सटिंक्ट होने से, एक्सटिंक्ट का मतलब है बिल्कुल खत्म होने से हमें बचाना चाहिए, हमें एक ये भी रूल अपनाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ तक इतना ही बेटा, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि हमें क्या क्या स्टेप्स को रिवाइज करना चाहिए बेटा इन सब चीजों को करने के लिए। देखिए
सबसे पहले तो आता है डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। देखो पहला पॉइंट क्या है बेटा, डिफोरेस्टेशन है वो हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड, फ्यूल वुड को यूजली यूज करना चाहिए वाइजली और वेस्टेड नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट फायर के लिए हमें सुटेबल मेथड्स का अपनाना चाहिए और टाइम टाइम पर इसको देखते रहना चाहिए। मेजर और इंटरेस्ट हमारे रीग्रोइंग ऑफ ट्री में, एफोरेस्टेशन में और रिफोरेस्टेशन में होने चाहिए। प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए जो कि एनफोर्स करे मोर वाइल्ड लाइफ एक्शंस को और अपडेट देती रहे लेटेस्ट में। और केयर और हैबिटेशन देनी चाहिए किसको, प्रोवाइडेड एक्सटिंक्ट स्पीसीज को, ताकि एफर्ट्स लगाए जा सके टू सेव देम फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट होने से। आज के लिए इतना ही बेटा, और नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूं, जैसे ही आज हमारा अगला टॉपिक रिसोर्स एंड कंजर्वेशन हो गया है हमारा कंप्लीट, इससे आगे हम प्रोजेक्ट टाइगर और इंडिया के द्वारा कुछ की पॉइंट्स जो उठाए गए थे बेटा फॉरेस्टेशन को बचाने के लिए, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, और इस क्लास को अच्छे से पढ़िए। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है जो आपके से, तो कमेंट्स में लिखिए। मैं नेक्स्ट टाइम कमेंट को पढ़कर आपको उस टॉपिक को एक बार डिस्कस जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।